हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन एंड क्लासेस। तो देखो, अब आप सबका डीएलएड का एग्ज़ाम दूर नहीं है, क्योंकि पेपर में खबर छपी थी कि डीएलएड का एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में होने की बहुत अधिक संभावना है। तो अब आप लोग अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे थे वो भी अब बहुत अच्छे तरीके से तैयारी में जुड़ जाइए। तो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आ गया हूँ सोशल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे साइंस नहीं, यहाँ पे ये सोशल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पे गलती से लिखा गया, और ये प्रैक्टिस सेट ना ये होने वाला है 7 होने वाला है, 3 नहीं 7 होने वाला है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बना दिया है। तो आप लोग ना क्या कीजिएगा, उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सोशल स्टडीज़ के जितने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो मैं एक वीडियो में करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वाला वीडियो, तो आप उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। वो वीडियो 1 से 1.5 घंटे का वीडियो है, जहाँ पे मैंने सारे सोशल स्टडीज़ का प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन था वो करवा चुका हूँ। तो आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा कि कॉपी और कलम लेके बैठ जाइएगा, और मेरे उत्तर देने से पहले अपना उत्तर दे के कॉपी में लिखिएगा, और फिर वीडियो के अंत में ना अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितना सही किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल या कला और वास्तुकला। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। कि दो विशेषता है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता में जो इमारत बनी थी वो पक्की ईंट से बनी थी। यही विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज जो है ये किसका दूत था। सेल्यूकस का था, सिकंदर का था, डेरियस का था या यूनानियों का था। बताइए मेगास्थनीज किसका दूत था। तो मेगास्थनीज ना ये सेल्यूकस का दूत था। किसका दूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। बताइएगा कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है ये किस विषय पर आधारित है। आर्थिक संबंध पर, शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर, विदेश नीति या धन संचय। तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र ना ये शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। ये किस पर आधारित है। तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। बताइए त्रिपिटक जो है ये किसकी धार्मिक पुस्तक है। जैन की, हिंदू की, पारसी की या बौद्ध की। तो त्रिपिटक ये बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। याद रखना है आपको। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। याद रखिएगा। जैसे जैसे मैं बोलता हूं ना आप लोग मेरे बात को दोहराते चलो, आप लोगों को वीडियो देखते देखते याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। बताइएगा अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान या इनमें से सभी। तो अशोक के धम्म का मूल संदेश इनमें से सभी है। राजा के प्रति वफादारी भी है, शांति और अहिंसा भी है, बड़ों का सम्मान भी है। ये सभी अशोक के धम्म का मूल संदेश है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मौर्य साम्राज्य का जो 7 वर्गों में विभाजन किया गया है उसका उल्लेख विशेष रूप से किस में किया गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेखों में, पुराणों में, या मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में। तो ये जो है ना मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन, इसका विशेष रूप से उल्लेख मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। इसका विशेष रूप से उल्लेख किस में किया गया है? मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रसिद्ध चीनी यात्री फैयान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? बताइएगा कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फैयान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, रामगुप्त के शासनकाल में, या श्रीगुप्त के शासनकाल में? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फैयान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। किसकी यात्रा किया था? तो भारत की यात्रा किया था प्रसिद्ध चीनी यात्री फैयान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा चोल काल जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्राम पंचायत के लिए, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए, श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए, या इनमें से सभी के लिए? तो चोल काल ना इनमें से सभी के लिए प्रसिद्ध है। ग्राम पंचायत के लिए भी चोल काल प्रसिद्ध है, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए भी चोल काल प्रसिद्ध है, श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए भी चोल काल प्रसिद्ध है। इनमें से सभी के लिए चोल काल प्रसिद्ध है। आप लोग मेरे बात को ध्यान से सुनते जाना, बस आपको वीडियो देखते देखते मैं आपको याद करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वारा क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारत के मंदिरों के जो आकर्षक द्वार है वो क्या कहलाते हैं? शिखर कहलाते हैं, देवालय कहलाते हैं, गौरपुरम कहलाते हैं, या मंडप कहलाते हैं? तो दक्षिण भारत के मंदिरों के जो आकर्षक द्वार है वो गोपुरम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोपुरम कहलाते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार गोपुरम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? बताइएगा विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में, या बड़ौदा में? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी में मिलता है। कहाँ मिलता है? हम्पी में मिलता है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में मिलता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को सजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? बताना है आपको कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को सजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। ऐबक था, इल्तुतमिश था, बलबन था, या अलाउद्दीन था? तो वो कौन था? बलबन था। बलबन बोलो या फिर गयासुद्दीन बलबन, दोनों एक ही है। तो बलबन ये प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को सजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। कौन? तो बलबन, जिसका नाम है, पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा क्या है। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? बताइएगा भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी से, 13वीं शताब्दी से, 20वीं शताब्दी से, या 11वीं शताब्दी से? तो भारत में कागज का प्रयोग जो है ये 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। 11वीं शताब्दी में जो है ना भारत में कागज ये जो है अज्ञात था, लेकिन ये 12वीं शताब्दी में ये प्रारंभ हो गया था। तो भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? बताइएगा यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? हुमायूं के दरबार में, अकबर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में, या शाहजहां के दरबार में? तो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश ये जो अकबर के दरबार में हुआ। किसके दरबार में हुआ? अकबर के दरबार में हुआ यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? बताइएगा कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? औरंगजेब के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, या फिर हुमायूं के शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में हुआ। भारत में अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। किसके शासन काल में हुआ? तो अकबर के शासन काल में हुआ था। मुगल सम्राट अकबर के शासन काल में भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपनी क्षेत्र में नहीं मिलाया था? इनमें से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो सिंध को मिलाया था, अवध को भी मिलाया था, सतारा को भी मिलाया था, लेकिन ग्वालियर को अंग्रेजों ने अपने देशी रियासत में नहीं मिलाया था। तो अंग्रेजों ने अपने देशी रियासत में किस क्षेत्र को नहीं मिलाया था? तो ग्वालियर को नहीं मिलाया था। आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन सी फसल बाजरे ग्रुप का नहीं है? देखिए, जो बाजरे ग्रुप का फसल होता है ना, वो उसका बीज छोटा छोटा होता है। तो बाजरे ग्रुप में कौन कौन आ जाएगा? ज्वार आ जाएगा, रागी आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा। लेकिन मक्का ये बाजरे ग्रुप में नहीं आता है। मक्का का आप लोग दाना देखेंगे तो वो बड़ा बड़ा होता है, इसलिए ये मक्का जो है ना, ये बाजरे ग्रुप में नहीं आता है। लेकिन अगर आपसे पूछे मोटे अनाज किसे कहते हैं, तो मोटे अनाज में जो है ना, ज्वार भी आ जाएगा, मक्का भी आ जाएगा, रागी भी आ जाएगा और बाजरा भी आ जाएगा। लेकिन बाजरे ग्रुप का फसल कौन नहीं है? तो मक्का नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई? बताइएगा, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई? 1835 में, 1843 में, 1853 में या 1953 में? तो भारत में रेल परिचालन की शुरुआत 1853 में हुआ जी। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई? 1853 में हुआ। राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? बताइएगा कि राज्य पुनर्गठन की स्थापना कब की गई? 1953 में, 1954 में, 1955 में या 1956 में? तो राज्य पुनर्गठन की स्थापना 1953 में किया गया जी। कब किया गया राज्य पुनर्गठन की स्थापना? तो 1953 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्या है? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? बताइएगा, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? लाल झंडा, स्वास्तिक, क्या है, स्वास्तिक, या फिर ब्लैक शर्ट, या फिर कबूतर? तो नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है तो स्वास्तिक है। क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट सवाल है 20वां नंबर। भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? इनमें से कौन भारत के संविधान में समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो इसका सबसे पहले आप ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए, कानून के समक्ष समानता। ये तो समानता के अधिकार में है शामिल कि सभी को जो है कानून के समक्ष समान अधिकार मिलना चाहिए। और अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि जो छुआछूत है उसको खत्म करना है, ये भी तो भारत के यानी कि समानता के अधिकार में है। ऑप्शन सी है रोजगार के अवसर की समानता, ये भी है कि जो है सभी को रोजगार मिलना चाहिए, सभी को रोजगार मिलना चाहिए, ये भी शामिल है समानता में। लेकिन आर्थिक बराबरी, ये समानता, ये जो है समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है शामिल आर्थिक बराबरी? देखिए, आर्थिक बराबरी मतलब पैसे से बराबरी। अगर आप कोई सोचेगा कि वो भारत का आदमी अमीर है, मतलब भारत के सभी आदमी के पास ना बराबर पैसा होना चाहिए, तो जब भारत के सभी आदमी पास बराबर पैसा होगा तो क्या ये भारत चलेगा? दुनिया नहीं चलेगा। सबके पास बराबर पैसा होगा, सबके पास ज्यादा पैसा हो जाएगा तो सब कोई कामे नहीं करेगा। तो जब सब कोई कामे नहीं करेगा तो जो है देश चलेगा, दुनिया चलता है? नहीं चलता है। इसलिए समानता के अधिकार में कौन शामिल नहीं है? आर्थिक बराबरी शामिल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी। ये थे टॉप 20 सवाल। ये सवाल आपके डीएलएड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और देखिए, ये तो खत्म हो चुका है। थैंक यू आप सभी को वीडियो देखने के लिए। और हाँ,
अगर चाहते हो कि आप ये बेहतरीन सा पीडीएफ प्राप्त करो, आप ये पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकेंगे मैं बताता हूँ। आपको इस नंबर पर जो है मैसेज करना है 9006131335। इस नंबर पे आपको जो है व्हाट्सअप करना है, तो मैं आपको ये वाला पीडीएफ दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।